नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 122। मेरे ससुर की ओर से राघव मल्होत्रा को रहस्यमय उपहार। सबसे मजबूत पिता। शुरुआत में 100 मिलियन साइन इन। कोष्टक कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह। समस्या यह है कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कल क्या होगा, आज क्या बुरा है। लोहा गर्म है, तभी वार करो। अजय शर्मा ने उत्साहित होकर कहा। शालिनी शर्मा ने उस पर आंखें घुमाई और गुस्से से बोली, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? यह मामला तो वैसे भी सुलझ चुका है। चलो दोनों बच्चों की शादी के बारे में बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि आज रात थोड़ी जल्दी है। कल रात मेरे दामाद हमारे घर पर सोए थे। आज रात हमें उन्हें कुछ समय देना है और हमें भी कुछ समय देना है। क्या हमें दोनों तरफ के बच्चों से अच्छे से बात करनी चाहिए? हमें अपनी बेटी के इरादे जानने होंगे और फिर हम जानेंगे कि जब हम वहां जाएंगे तो अपने ससुराल वालों को कैसे बताएंगे। जय शर्मा को बहुत उचित लगा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह अभी भी आपका सिर साफ है। तो कल बिंगक्सू को आज रात घर आने दो। चलो उसके साथ अच्छी बातचीत करते हैं। खैर, यह इस तरह से तय हो गया है। और एक और बात है, आपने कल रात अपने दामाद को क्या देने के बारे में सोचा था? रात के खाने के बाद दामाद चले जाएंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, एक बैंक कार्ड तैयार करें। मैंने एक छोटी सी दुकान के शीर्षक विलेख या कुछ और जोड़ने के बारे में सोचा, तो ये लगभग समान होना चाहिए, है ना? इस बारे में बोलते हुए अजय शर्मा तुरंत रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और काफी गर्व से कहा, मैंने कल रात पूरी रात इसके बारे में सोचा और आखिरकार भोर में मुझे एक विचार आया और एक उपहार के बारे में सोचा जो विशेष रूप से हमारे दामाद के लिए उपयुक्त है। क्या ये बहुत रहस्यमय है? मैं जानना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि पैसे देना बहुत अश्लीलता है। आप किस तरह के उपहार दे सकते हैं? मुझे जल्दी से बताओ, शालिनी शर्मा ने उत्सुकता से कहा। अजय शर्मा ने उस पर अपनी उंगलियां उठाईं। शालिनी शर्मा ने हंसते हुए उसे डांटा, क्या ये बहुत रहस्यमय है? वह बात करते हुए आगे बढ़ी और अजय शर्मा ने उसके कान में कुछ कहा। शालिनी शर्मा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और काफी देर बाद उन्होंने कहा, अजय शर्मा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? अजय शर्मा ने सिर हिलाया, बेशक, मुझे लगता है कि यह उपहार हमारे दामाद की प्रतिभा के योग्य है। शालिनी शर्मा अभी यह नहीं बता सकती कि उन्हें कैसा लग रहा है, यह उपयुक्त है या नहीं, लेकिन यह उपहार चूंकि आप भेजना चाहते हैं तो मेरी कोई राय नहीं है, ये सिर्फ बेटी का पक्ष है। अजय शर्मा ने हाथ हिलाते हुए कहा, बेटी, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी और दामाद अब एक ही सोच में हैं। क्या तुम यह नहीं देख सकती? मैं यह उपहार अपने दामाद को दे रहा हूं और मेरी बेटी के खुश होने में बहुत देर हो चुकी है। शालिनी शर्मा ने सोचा, ये सचमुच एक सत्य है, तो वह मुस्कुराए और बोली, ठीक है, चलो इसका उपयोग करते हैं। बस आप इसे कैसे भेजना चाहते हैं? अजय शर्मा ने सोचा और कहा, चलो ऐसा करते हैं, दोनों बच्चे खाना खाकर काम पर चले जाएंगे। तुम भी साथ में कंपनी चली जाओ। बेटी और दामाद के अलग होने के बाद तुम दामाद को गिफ्ट दोगी, अपने सामने मत लेना। बेटी का चेहरा दे दिया जाएगा और दामाद अपनी बेटी के साथ सरप्राइज शेयर करेगा। ठीक है अजय शर्मा, मुझे पता चला कि आपको हमारा दामाद बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तोहफा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी बेटी भी आश्चर्यचकित होगी। शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय शर्मा मुस्कुराए और बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दामाद बहुत अच्छा है। चलो इसे दूर रखें। दोपहर को श्री गुप्ता और श्रीमती मनोरमा गुप्ता भी भोजन के लिए रुके और मेज पर माहौल खुशनुमा था। आज का मुख्य किरदार है राघव मल्होत्रा। मिस्टर गुप्ता और मिसेज मनोरमा गुप्ता ने अभी अभी अजय शर्मा और शालिनी शर्मा से राघव मल्होत्रा के बारे में बहुत कुछ सुना है। राघव मल्होत्रा की वर्तमान नौकरी के बारे में बहुत कुछ पूछने के बाद श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने मेज के नीचे श्री गुप्ता की टांग पर लात मार दी। श्री गुप्ता तुरंत समझ गए। राघव मल्होत्रा को देखा और थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा, जियोसु, तुम वास्तव में एक उत्कृष्ट और अच्छे लड़के हो। अपने चाचा और चाची की तो बात ही छोड़ो, मेरी चाची और मुझे भी वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। वास्तव में तुम्हारी चाची और मेरी एक बेटी भी है जो बिंगक्सू की अच्छी दोस्त है और साथ में बड़ी हुई है, जिसका नाम युक्सिन है। राघव मल्होत्रा ने अंकल गो की बातें गंभीरता से सुनी। उनके मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान थी। ये सही है, मेरे परिवार के युक्सिन की उम्र बिंगक्सू जितनी ही है, लेकिन मैंने अभी तक अपने जीवन के बड़े मुद्दों को हल नहीं किया है। आंटी मैन और मैं आज आपके परिवार को खुश और ईर्ष्यालु देखने आए थे, इसलिए आपकी आंटी और मैंने कहा, जियाओ सू, आप बहुत अच्छी हैं,
आपके आसपास कई बेहतरीन लड़के होने चाहिए। अगर कोई उपयुक्त चीज़ है तो हमारे परिवार से युक्सिन का परिचय कराना याद रखें, आप देख सकते हैं। राघव मल्होत्रा समझ गए और तुरंत मुस्कुराए। अंकल गो, आप गंभीर हैं। मैंने बिंगक्सू को मिस युक्सिन के बारे में कुछ कहते सुना है। वे अच्छे दोस्त हैं। मिस युक्सिन को जल्द ही चीन लौट जाना चाहिए। चाचा चिंता मत करो चाची, मैं निश्चित रूप से यहाँ इस पर नजर रखूंगा। उपयुक्त दोस्त हैं और जब समय आएगा तो सभी भोजन के लिए बाहर जाएंगे और एक दूसरे को जानेंगे। जब श्री गुप्ता और श्रीमती मनोरमा गुप्ता ने ये सुना तो वे तुरंत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। श्री गुप्ता ने कप उठाने की पहल की और कहा, शियाओ सू, तुम बहुत विचारशील बच्चे हो। चाचा पहले तुम्हें टोस्ट देंगे। तुम मदद कर सकते हो और इस मामले के बारे में सोच सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये सफल हो या ना हो, हम दोनों का स्नेह एक जैसा है। अंकल, आप बहुत विनम्र हैं। मैं जूनियर हूँ और मुझे आपका सम्मान करना चाहिए। मुझे दोपहर में काम पर जाना है, इसलिए मैं अपने अंकल को शराब की जगह एक कप चाय दूंगा। राघव मल्होत्रा ने खड़े होने की पहल की और वह भी अजय शर्मा के साथ खड़े होकर शराब पीने लगे, जिससे अजय शर्मा और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। श्री गुप्ता आज खुश हैं। राघव मल्होत्रा को इतना अच्छा देखकर वे अपने पुराने दोस्त के लिए सच्चे दिल से खुश हैं। इसलिए दोपहर को भी उन्होंने और अजय शर्मा ने खूब शराब पी और जाते समय भी उन्होंने थोड़ी और पी ली। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा अपने माता पिता के साथ दोनों मेहमानों को विदा करने के लिए बाहर आए। श्री गुप्ता ने अजय शर्मा का हाथ थामा और अंगूठा दिखाया और कहा, ओल्ड ज्ञान, मुझे वास्तव में आपसे ईर्ष्या है। आपका दामाद वह लाखों लोगों में से एक है, चीनी ड्रैगन और फीनिक्स। हालांकि यह कहना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन मैं आज खुश हूँ। मैं ये कहूँगा, मैं आपको बिंगक्सू और जियासू को एक खुशहाल शादी की शुभकामना देता हूँ और प्यार सफ़ेद है। बस इतना ही, बाकी बातें मैं शादी की शराब पीने के बाद बताऊंगी। हाँ हाँ। अजय शर्मा भी बहुत खुश थे। उन्होंने उनका साथ देते हुए कहा, ठीक है, जब समय आए तो शादी की शराब पी लेना। तुम जितना कहना चाहो कह सकते हो। मैं एमसी से कहूँगा कि तुम्हें स्टेज पर आने का मौका दे। मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए। बकवास अजय शर्मा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरी पहचान क्या है, मैं मंच पर कैसे कह सकता हूँ। गल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने बहुत ज्यादा पी लिया, मुझे खेद है। मैंने बिंगक्सू और शियासू को हंसाया। मैं उसे पहले वापस ले जाऊंगा। बिंगक्सू, शियासू, जब आपके पास समय हो तो रात के खाने के लिए मेरे घर आएं। मैं और आपके अंकल गो आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे। खैर चाची मैन, जब युक्सिन वापस आता है तो चलो रात के खाने पर चलते हैं। अपने चाचा के साथ सड़क पर धीमी गति से चलें और घर पहुंचने पर एक संदेश भेजें। उन्हें विदा करने के बाद राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को भी काम पर जाना होगा और दोनों छोटे बच्चे किंडरगार्टन जाएंगे। अजय शर्मा ने जल्दी से शालिनी शर्मा को आंख मारी और अपने 2 छोटे पोतों को भेजने को कहा। शालिनी शर्मा ने कहा, बिंगक्सू, शियासू, मुझे तुम्हारे साथ कंपनी में चलने दो। मैं बस कुछ काम निपटाने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए साथ ले जा सकते हो। अध्याय 123। यह उपहार बहुत कीमती है। शालिनी शर्मा ने यह बात कही, लेकिन इशिता मल्होत्रा को कुछ भी शक नहीं हुआ और वे तीनों कार में बैठकर एक साथ कंपनी में चले गए। अंत में जब वे नीचे उतरे तो शालिनी शर्मा न केवल वहां से नहीं गईं, बल्कि उनके साथ लिफ्ट में भी चढ़ गईं। इशिता मल्होत्रा को अजीब लगा। माँ, क्या आप कंपनी में व्यापार करने आ रही हैं? आप क्या करने जा रही हैं? मैं झांकते से आपकी मदद करने के लिए कहूंगी। शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी को आंख मारते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। तुम जाओ और पहले अपना काम करो। इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा दोनों को एक पल में ही समझ आ गया। सास अकेली खुद को तलाश रही है। इशिता मल्होत्रा थोड़ी चिंतित दिखीं और उन्होंने राघव मल्होत्रा की ओर देखा। राघव मल्होत्रा ने उसे एक शांत मुस्कान दी और कहा, बिंगक्सू, मैं बाद में सीधे मेचा अनुसंधान विभाग जाऊंगा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया और जब वे ऊपर पहुंचे तो वे तीनों चले गए। शालिनी शर्मा राघव मल्होत्रा के पीछे पीछे आईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, शियाओ सू आंटी, जाकर अपना ऑफिस देखो। ठीक है आंटी, मेरा ऑफिस बिंगक्सू ने व्यवस्थित किया है और अंदर से बहुत अच्छा है। आप जाकर बैठ सकती हैं। दफ्तर में घुसते ही शालिनी शर्मा ने पहले तो इधर उधर नजर घुमाई और संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, यहाँ तो बुरा नहीं है, पर टीवी क्यों नहीं है? काम और आराम दोनों ही काम में मिलाना पड़ता है। मैं स्पेशल असिस्टेंट रेखा से और खरीदने को कहूंगी। पानी डालते समय राघव मल्होत्रा का हाथ थोड़ा कांप उठा और जल्दी से बोला, आंटी, कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ कंप्यूटर नहीं है क्या?
अगर टीवी देखना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। सास और पत्नी के विचार वास्तव में एक जैसे हैं। दफ्तर असल में सिर्फ काम करने की जगह है। वे इसे घर की तरह व्यवस्थित करना चाहते हैं। ये पहले से ही काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया जा चुका है, और अगर आपको टीवी और टीवी कैबिनेट मिल जाए तो क्यों नहीं। जब दूसरे सहकर्मी आए तो शायद वे यह नहीं बता पाए कि वे कंपनी में शामिल हो गए हैं या राघव मल्होत्रा के घर वापस आ गए हैं। शालिनी शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम युवा लोग अब हर काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो और क्या चाहिए। बस जियाओ झांग को बता दो कि वह ज़ुएर की करीबी है और तुम्हारी पहचान जानती है। आंटी, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। ये दूसरे लोगों के दफ्तरों से कहीं ज़्यादा आरामदायक है। अब सब ठीक है। आखिरकार यह एक कंपनी है और काम करने की जगह को बहुत खास नहीं बनाया जा सकता। राघव मल्होत्रा को सच में डर है कि वह कुछ समय में चली जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आ गईं, इसलिए मैंने जल्दी से कहा। फिर सास ने यह विचार त्याग दिया और वहीं सोफे पर बैठ गईं। राघव मल्होत्रा गरम चाय का कप लेकर आया। आंटी, चाय पियो। जियाओ सू, मैंने तुम्हारे काम में बाधा तो नहीं डाली? शालिनी शर्मा ने चाय पीते हुए पूछा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं आंटी, मेरा काम ठीक चल रहा है, जल्दबाजी मत करो। यह अच्छी बात है। दरअसल मुझे कुछ भी करने को नहीं है, मैं तो जानबूझकर आपके पास आई हूँ। शालिनी शर्मा मुस्कुराए और अपने बैग से एक बड़ा सा लाल लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। जियोसू, जब आप पहली बार दरवाजे पर आईं तो आपके चाचा और मैंने आपके लिए एक स्वागत उपहार भी तैयार किया था, जो आपको घर पर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह उपहार आपके चाचा और मेरे द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था, इसलिए मैंने इसे निकालकर आपको दे दिया। राघव मल्होत्रा जब बड़े लाल लिफाफे को देखा तो वह थोड़ा खुश हुए। चाचा चाची, मैं जियोसू, इसे ले लो। ये तुम्हारे चाचा और मैं से एक छोटा सा विचार है, और यह एक प्रथा भी है। आपको इसे स्वीकार करना होगा। आखिरकार इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से संतुष्ट हैं। क्या आप इसे खोलकर नहीं देखते हैं और देखते हैं कि क्या आपको यह आपके चाचा और चाची से पसंद है? आपका उपहार, सासू माँ ने ऐसा कहा, और राघव मल्होत्रा अब और टाल नहीं सका, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो धन्यवाद चाचा चाची। उसने मेज पर पड़ा बड़ा लाल लिफाफा उठाया, उसे खोला और उसमें से सामग्री निकाली। उसमें एक दस्तावेज था और ज़मीन के दस्तावेज और ऐसी ही दूसरी चीज़ें भी थीं। उस पर बहुत सारा पाठ लिखा हुआ था। राघव मल्होत्रा ने जल्दी से उसे देखा और चौंक गए। आंटी, ये तो, शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल है जिसे चाओफान समूह 3 साल से अधिक समय से बना रहा है। ये भी एक संयोग है कि जिस दिन ये प्रदर्शनी हॉल शुरू हुआ वह दिन अनन्या और आरव का जन्म हुआ। अब प्रदर्शनी हॉल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा या जनता के लिए खोला नहीं गया है। यह उपहार अभी आपके लिए सही है। मैंने आपके चाचा से यह चर्चा की है कि चूंकि यह प्रदर्शनी हॉल आपके लिए एक उपहार है, तो मैंने अभी नामकरण बदला है। आपके चाचा ने इसका नाम राघव मल्होत्रा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल रखने की योजना बनाई थी। आप देख सकते हैं कि यह उपयुक्त है या नहीं। यदि आप इसे संशोधित करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। वह कॉलम अभी भी खाली है, इसे स्वयं भरें। बस कर दीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे चाओफान समूह लंबे समय से चला रहा है। बूढ़े आदमी और उसकी सास ने वास्तव में उन्हें इतना कीमती उपहार दिया। राघव मल्होत्रा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत खुशी भी हुई। बेशक वह प्रदर्शनी हॉल को नहीं, बल्कि अपने ससुर और सास के व्यवहार को महत्व देता था। आंटी, मैं आपके और मेरे चाचा के इस उपहार से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह थोड़ा महंगा है। जियोसू, मना करने में बहुत व्यस्त मत हो जाना। वास्तव में तुम्हारे चाचा और मैं इस उपहार के बारे में लंबे समय से सोच रहे थे। मूल रूप से हमने बैंक कार्ड और स्टोर तैयार किए थे, लेकिन कल तुम्हारे चाचा ने तुम्हें देखा, उन्हें लगा कि ये उपहार उपयुक्त नहीं है। वह तुम्हारी योग्यता के योग्य किसी व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल वास्तव में चाओफान समूह के मेचा अनुसंधान विभाग के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि मैं इस क्षेत्र में आपकी प्रतिभा को नहीं समझता, लेकिन आपके चाचा इसे बहुत पहचानते हैं। उन्हें लगता है कि यह प्रदर्शनी हॉल आपके हाथों में है, अधिक उपयुक्त है। साथ ही शालिनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कहना चाहते हैं कि यह उपहार मूल्यवान है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। मेरी बर्फ और बर्फ से अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? मेरे चाचा और मैं भी आपको ये चीज़ें देने के लिए आश्वस्त हैं।
आपके बाहर की चीजें बाहर निकालने लायक नहीं हैं, इसलिए आप इसे रख लें। जब राघव मल्होत्रा ने अपनी सास की बातें सुनी तो मना करना आसान नहीं था। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ आंटी, आप और अंकल निश्चिंत रह सकते हैं, चाहे वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल हो या मेरे अंकल और आंटी की अपेक्षाएं, मैं इसे कभी निराश नहीं करूंगा। मैं और बिंगक्सू, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने की जरूरत है। मैं बिंगक्सू और बच्चों से जो भी वादे करता हूँ आंटी, आप और अंकल भविष्य में हर दिन देख सकते हैं। शालिनी शर्मा ने संतोष से सिर हिलाया। जियोसू, तुम्हारे चाचा और मैं तुम्हारे साथ बहुत सहज हैं। पहले तो हमें सबसे ज्यादा चिंता अनन्या और आरव की थी, लेकिन चूंकि तुम उनके जैविक पिता हो तो हमें कोई संदेह नहीं है, और यह मामला तुम्हारे चाचा और मुझे अभी पता चला है, तो कल रात जो हुआ। आंटी, कोई बात नहीं, बिंगक्सू और मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है, राघव मल्होत्रा ने कहा। शालिनी शर्मा ने उसे और अधिक संतुष्ट होकर देखा। अच्छा जियाओसू, तुम्हारे चाचा और मैं सिर्फ एक बच्चे हैं। बिंगक्सू, शायद बचपन से ही हमें लाड़ प्यार दिया गया है। वह थोड़ी गुस्सैल है, भविष्य में जब तुम साथ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना होगा। क्या बात है? आंटी को बताओ, आंटी तुम्हें बताने में मदद कर सकती है। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, आंटी, बर्फ और हिमपात बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुशी से रहते हैं। उनकी बात सुनकर शालिनी शर्मा को आखिरकार राहत महसूस हुई और वह उठकर बोली, ठीक है, तो आंटी आपके काम में खलल नहीं डालेंगी, कल रात को मिलते हैं। सबसे मजबूत डैडी, शुरुआत में 100 मिलियन साइन इन। त्रुटि रहित अध्याय novel.com पर अपडेट होते रहेंगे और साइट पर कोई विज्ञापन नहीं होगा। कृपया इकट्ठा करें और अनुशंसा करें। सबसे मजबूत पिता की तरह शुरुआत में 100 मिलियन के लिए साइन अप करें। कृपया इकट्ठा करें। सबसे मजबूत पिता शुरुआत में 100 मिलियन के लिए साइन अप करें। सबसे तेज अपडेट अध्याय 124। श्रीमान यान, मुझे लगता है कि आप हाल ही में बहुत बदल गए हैं। पूरी दोपहर राघव मल्होत्रा ने खुद को काम के केबिन में ही लगा दिया। जब वह काम से छुट्टी लेने वाला था तो इशिता मल्होत्रा ने एक संदेश भेजा, पति, मैं लिंशी जा रही हूँ, मैं शायद बाद में वापस आ जाऊं। मेरे माता पिता ने मुझे आज रात घर जाने को कहा है। मुझे घर जाकर सोना नहीं चाहिए, आप लोगों को जल्दी सो जाना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने जवाब दिया, ठीक है, अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रखना। मैं अभी अनन्या और आरव को लेने जा रहा हूँ। शाम को चाहे जितनी भी देर से वापस आओ, मुझे सुरक्षा की सूचना देने के लिए मैसेज कर देना। इशिता मल्होत्रा, जो पहले से ही हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के रास्ते पर थी, ने समाचार देखा तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसकी आंखें कोमलता से भर गईं। उनके बगल में बैठे सहायक सक्सेना ने खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से कहा, मिस्टर यान, आप हाल ही में वास्तव में बहुत बदल गए हैं। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाया और उसे संदेह से देखा। क्या? झांग तेसुके भी कुछ देर के लिए भावुक हो गए, अचानक एक दूसरे की पहचान के बारे में सोचा और जल्दी से गंभीरता से कहा, मिस्टर यान, ये काम के बारे में नहीं है, मैं बस यही सोचता हूँ। आप और मिस्टर मल्होत्रा एक साथ होने के बाद आप और भी अधिक हंसने योग्य हो जाते हैं और अधिक सौम्य भी। इशिता मल्होत्रा ने यान के मुंह के कोने को ऊपर उठाया, झांगते को देखा और कहा, जियो झांग, क्या तुम मेरे साथ 5 साल से अधिक समय से हो? रेखा शर्मा ने सिर हिलाया, 5 साल और 3 महीने, मिस्टर यान, मैं आपसे तभी मिली थी जब मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। उस समय आपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। जब आप कंपनी में आए थे तब आपने मार्केटिंग विभाग से शुरुआत की थी। तब से मैं आपकी ही हूँ। मैं आपकी निजी बटलर बन गई और बाद में आप एक असाधारण अध्यक्ष बन गए और मैं आपकी विशेष सहायक रेखा बन गई। असिस्टेंट सक्सेना को ये बातें बहुत अच्छी तरह याद हैं। उनके लिए इशिता मल्होत्रा न सिर्फ उनकी तात्कालिक बॉस हैं, बल्कि उनकी बोले भी हैं। उनके मन में उनके लिए एक दयालुता है और पिछले 5 सालों में उन्होंने इशिता मल्होत्रा के साथ जितना समय बिताया है वह किसी और से ज्यादा लंबा है। उन्हें कभी कभी लगता है कि वे यह महसूस करने की हिम्मत भी कर सकती हैं कि वे करीबी दोस्तों की तरह हैं। तो फिर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब पहले से अलग हूँ? फर्क बहुत बड़ा है, इशिता मल्होत्रा ने गंभीरता से पूछा। झांग तेसुके ने हल्के से सिर हिलाया, यह कोई बड़ा अंतर नहीं है, आपके आसपास के लोगों को यह महसूस होना चाहिए। इशिता मल्होत्रा की आंखें थोड़ी नर्म हुईं और उन्होंने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि यह बदलाव अच्छा है? क्या राघव मल्होत्रा उसे ऐसे पसंद करेंगे? रेखा शर्मा को यह समझ में नहीं आया कि श्री यान क्या सोच रहे थे, लेकिन सहज भाव से बोली, मुझे लगता है कि श्री यान हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि श्री यान पहले थोड़े ठंडे और घमंडी दिखते थे, लेकिन काम के प्रति उनका रवैया समझ में आता है।
श्री यान युवा हैं, उच्च पद पर हल्के फुल्के और सौम्य होने से लोगों को धोखेबाजी का एहसास होता है। और अब राष्ट्रपति यान। रेखा शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब मिस्टर यान और मिस्टर मल्होत्रा का परिवार फिर से मिल गया है तो यह एक खुशी का पल है। और मिस्टर मल्होत्रा भी बहुत अच्छे हैं। मिस्टर यान के साथ होने से मिस्टर यान आराम से रह सकते हैं और खुद बन सकते हैं। इशिता मल्होत्रा सीट पर झुक गई। राघव मल्होत्रा के बारे में सोचते हुए उसके मुंह के कोने ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। राघव मल्होत्रा के साथ खड़े रहना अच्छा लगता है। राघव मल्होत्रा अनन्या और आरव को लेने किंडरगार्टन गए। दोनों नन्हे बच्चों को राघव मल्होत्रा का स्कूल से उन्हें लेने आना पसंद था। कार में बैठने के बाद वे राघव मल्होत्रा के साथ कक्षा में दिलचस्प कहानियां साझा करते रहे और नन्हे बच्चों ने यान के बारे में तब तक नहीं पूछा जब तक वे घर पहुंचने वाले नहीं थे। बर्फ की बात, अनन्या ने पूछा, बाबा मम्मा हमें लेने आपके साथ क्यों नहीं आईं? राघव मल्होत्रा ने कार पार्क की, दोनों बच्चों को उठाने के लिए कार से बाहर निकले और मुस्कुराते हुए कहा, माँ बिजनेस ट्रिप पर हैं, आज रात माँ को दादी के घर सोना चाहिए। तो आज रात पापा और दादा दादी अनन्या और आरव के साथ घर पर हैं, ठीक है? जब राघव मल्होत्रा ने ये पूछा तो वह सचमुच थोड़ा घबरा गए, क्योंकि अनन्या और आरव पिछले 3 सालों में इशिता मल्होत्रा के साथ बड़े हुए हैं। इशिता मल्होत्रा घर पर नहीं है, केवल वह और उसके माता पिता ही हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या दोनों छोटे बच्चों को इसकी आदत नहीं होगी। पापा की तरफ देखते हुए अनन्या ने सोचा और कहा, ठीक है, माँ काम करके हमारे लिए पैसे कमाएगी, हम पापा की आज्ञा का पालन करते हुए उनके साथ रहेंगे। आरव ने भी सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो पापा, मैं और मेरी बहन आपकी बात मानेंगे। माँ कल वापस आ जाएगी ना? समझदार बेटे और बेटी को देखकर राघव मल्होत्रा को बूढ़े पिता से राहत का एहसास हुआ। दोनों बच्चों का हाथ थाम कर बोले, हाँ अनन्या और आरव सही कह रहे हैं, माँ कल वापस आ जाएंगी। चलो घर चलो, दादा दादी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया होगा। जब मैं घर पहुंचा तो सूके पिता और सूकी माँ ने पहले ही रात का खाना बना लिया था। सुगंधित भोजन और पूरे घर में रोशनी ने रेस्तरां को बहुत गर्म बना दिया था। परिवार ने रात का खाना खाया क्योंकि उन्हें पता था कि इशिता मल्होत्रा आज घर नहीं जा रही है। सूके पिता और सूकी माँ अनन्या और आरव को स्नान कराकर आराम करने के लिए ले जाते हैं। जब तक दोनों बच्चे शांत नहीं हो गए वे नीचे नहीं आए। राघव मल्होत्रा लिविंग रूम में बैठकर लैपटॉप पर नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनके माता पिता को उनसे कुछ कहना होगा, इसलिए वे अध्ययन कक्ष में नहीं गए। बेटा, अपने माता पिता को बताओ कि कल जब तुम बिंगक्सू के घर गए थे तो क्या हुआ था? कविता मल्होत्रा ने उत्साहित होकर पूछा। राघव मल्होत्रा ने कल जो कुछ हुआ उसके बारे में शांतिपूर्वक बताया और कहा कि उनकी सास और ससुर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उनके लिए शानदार रात्रिभोज का आयोजन किया तथा वास्तव में वे पहले भी मिल चुके थे। ये सुनकर कि उनके बेटे ने कहा कि उसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, सूके पिता और सूकी माँ पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे थे। कविता मल्होत्रा ने उसकी छाती थपथपाई और कहा, कोई बात नहीं बेटा, कल रात तुम्हारे पापा के साथ घर पर मुझे ठीक से आराम नहीं मिला और मैं तुम्हारी वहाँ की स्थिति को लेकर चिंतित थी। अब जब मैंने तुम्हें ये कहते सुना है तो मेरी माँ को आखिरकार राहत मिली है। जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें पसंद करते हैं तब तक तुम्हारी बहू के साथ तुम्हारी शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। राघव मल्होत्रा ने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। माँ, आपको अभी भी अपने बेटे के आकर्षण पर विश्वास नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपने ससुर और सास को जरूर संभाल सकता हूँ। उन्हें वो सब पसंद है जो मुझे बहुत पसंद है। जब मैं आज वहाँ से निकला तो मेरी सास भी जानबूझकर मेरे साथ कंपनी गई और मुझे उनके और मेरे ससुर के लिए एक उपहार दिया। और मीटिंग का तोहफा। ऐसा लगता है कि मुझे मेरा बेटा बहुत पसंद आया। बिंगक्सू के माता पिता ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? क्या तुम्हें लाल लिफाफा मिला? इस बारे में बात करते हुए हमने बिंगक्सू को मीटिंग के लिए औपचारिक लाल लिफाफा नहीं दिया है। क्या? कविता मल्होत्रा ने अपनी तरफ से कुछ सोचा। वे इशिता मल्होत्रा से अचानक मिले और वे उस समय अपने बेटे के घर पर थे और यह बेटा नहीं था जो अपनी बहू के साथ वापस आया था। उन्होंने कुछ समय के लिए इस मामले की उपेक्षा की। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह वास्तव में असभ्य है। राघव मल्होत्रा ने दस्तावेज बैग की सामग्री निकाली और अपने माता पिता को दिखाया। माँ और पिताजी, यह मेरे ससुर और सास की ओर से बधाई उपहार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे मिलने से पहले एक लाल लिफाफा तैयार किया था, लेकिन मुझे देखने के बाद वे बहुत संतुष्ट थे, इसलिए मैंने एक अधिक उपयुक्त उपहार बदल दिया।
ये चाओफान समूह द्वारा 3 वर्षों में निर्मित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल है। इस मूल्य का अनुमान लाल लिफाफे से नहीं लगाया जा सकता है। सू के पिता और सू की मां ने मेज पर रखी चीजों के ढेर को उठाया और उसे देखा। कुछ देर तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह चीज कितनी कीमती है। अध्याय 125। सू के पिता और सू की मां हैरान हैं। बहुराष्ट्रपति है, पिताजी सू ज्यादा जानकार हैं। इसे देखने के बाद उन्होंने चौंक कर पूछा, बेटा, यह मां और पिताजी बिंगक्सू की ओर से एक उपहार है। यह एक संपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी हॉल है। इसकी कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर नहीं है। इतनी बड़ी रकम। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। लगभग, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे यह आज दोपहर ही मिला है और प्रदर्शनी हॉल अभी खुला हुआ नहीं लगता। सू के पिता और सू की मां ने एक दूसरे की ओर थोड़ा भारी भाव से देखा। पिताजी सू ने कुछ देर सोचा और कहा, बेटा, अपने माता पिता को सच सच बता दो। क्या बिंगक्सू अमीर है? वह आते ही इतना बड़ा प्रदर्शनी हॉल उपहार में क्यों दे रही है? सच कहूं तो पिताजी थोड़े डरे हुए थे। राघव मल्होत्रा को अचानक याद आया कि उसके माता पिता बिंगक्सू की असली पहचान नहीं जानते थे। मूल रूप से उन दोनों ने चर्चा की कि उनके अपने मेचा के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद क्या करना है, लेकिन योजना फिलहाल बदलावों के साथ नहीं चल सकी। अब शादी के बारे में बात करने का समय आ गया है। दोनों माता पिता कल मिलेंगे, इसलिए इस मामले को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो राघव मल्होत्रा ने कहा, पापा, मम्मी, मैं आपको सच बताऊंगा, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जब सू के पिता और सू की मां ने ये सुना तो वे और भी घबरा गए। उन दोनों ने चारों आंखों से राघव मल्होत्रा को देखा। राघव मल्होत्रा ने कहा, मम्मी पापा, क्या आप चाओफान ग्रुप को जानते हैं? मैं अभी यही काम करता हूँ। कविता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मुझे पता है बेटा, तुमने कहा था कि तुम चाओफान ग्रुप में शामिल हो गए हो। तुम्हारे पिताजी और मैंने रात को इसकी जांच की। यह एक बड़ी कंपनी है जिसका बाजार मूल्य खरबों में है। लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? पापा सू ने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया। राघव मल्होत्रा ने सीधे तौर पर सच बताया। बिंगक्सू चाओफान ग्रुप का वर्तमान अध्यक्ष है और बिंगक्सू के पिता चाओफान ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष और पर्दे के पीछे के वर्तमान चेयरमैन हैं। सू के पिता और सू की मां ने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। काफी देर बाद कविता मल्होत्रा की आवाज वापस आई, बेटा, तो तुम्हारा मतलब है कि चाओफान ग्रुप उनकी बहू चलाती है? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। कविता मल्होत्रा ने अपना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी अंगुली के पोरों को जोर से काटा। हे भगवान, मेरी बहू का परिवार बहुत बहुत शक्तिशाली है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हम अपनी बहू के साथ बाहर गए थे तो हमें किसी भी चीज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा था और हम खाने वाले एकमात्र परिवार थे। ये पता चला कि मेरी बहू चाओफान समूह की अध्यक्ष है। बूढ़ी सू, क्या मैं सपना नहीं देख रही हूँ? कविता मल्होत्रा ने अविश्वास से पूछा। डैड सू भी इस समय पूरी तरह सदमे में थे। उन्होंने मॉम सू का हाथ थाम लिया और दोनों ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। कुछ देर बाद राघव मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा। जब उसके माता पिता को ये बात समझ में आई और उनके चेहरे पर कुछ शांति आई, तब राघव मल्होत्रा ने बोलना जारी रखा। पिताजी, माँ, बिंगक्सू और मैंने इसे आपसे नहीं छिपाया, लेकिन पहले तो बिंगक्सू आपको डराने से डरती थी और यह मेरे लिए भी था, क्योंकि मुझे डर था कि आप सोचेंगे कि मेरा बेटा एक नर्म खाने वाला है। इसलिए हमने मूल रूप से जो चर्चा की थी वह मेरे बेटे की प्रतीक्षा करना था। मेचा के आगमन के बाद मैंने इसे स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब दोनों पक्षों के माता पिता मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने ससुर और सास की पहचान नहीं जानते हैं तो ये कल असुविधाजनक हो सकता है। मासू ने सिर हिलाया। बेशक यह असुविधाजनक है। तुम बच्चे इतनी बड़ी बात अब तक कैसे कह सकते हो? सू की मां ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपने बेटे की ओर देखा। सावधानी से पूछा, बेटा, तो फिर इस मामले में तुम अपने दिल में क्या सोचते हो? मेरी बहू का परिवार वाकई श्रेष्ठ है। हमारे परिवार की पारिवारिक परिस्थितियां शायद उनकी तुलना में अतुलनीय हैं। वह चिंतित थी कि उसका बेटा एक पुरुष के रूप में असहज महसूस करेगा। राघव मल्होत्रा ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं क्या देख सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि यह कुछ भी है। जब मैं बिंगक्सू से मिला, जब मैंने अनन्या और आरव को जन्म दिया, तो मुझे नहीं पता था कि वह साधारण समूह की सदस्य थी। राष्ट्रपति जी, हम प्यार की वजह से साथ हैं, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से नहीं। और आपके बेटे बहुत आश्वस्त हैं, इसलिए मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा और यह नहीं सोचूंगा कि हमारा परिवार मेरे ससुर और सास के घर के लायक नहीं है। पिताजी, माँ, कुछ चीजें पैदा होती हैं, लेकिन अर्जित प्रयास हासिल नहीं कर सकते हैं।
मैं और बिंगक्सू हैं कार्य क्षमता के संदर्भ में, मुझे लगता है कि यह एक करीबी मैच है। राघव मल्होत्रा शेखी नहीं बघार रहे हैं। उनके पास एक सिस्टम है और उन्होंने मेचा की टर्मिनल तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इस दौर में लीजेंड बनाना आसान है। ये सिर्फ समय की बात है और यह समय शायद जल्द ही आने वाला है। इसलिए भले ही वह अब चाओफान समूह का केवल एक कर्मचारी सदस्य है और इशिता मल्होत्रा चाओफान समूह की अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भविष्य में उनके जीवन में कोई समस्या होगी। बेटे की बातें सुनकर कविता मल्होत्रा को धीरे धीरे राहत महसूस हुई। पिताजी सू ने बगल से कहा, बेटा, मेरे माता पिता तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करते हैं। अब तुम मेरे माता पिता का गौरव हो और हम देख सकते हैं कि बिंगक्सू भी तुम्हारी ताकत पर विश्वास करता है। इस अंतर की समस्या को हल करना मुश्किल नहीं है। केवल मुफ्त अच्छी किताबें एकत्र करें, वीएक्स का अनुसरण करें, बुक फ्रेंड्स बेस कैंप, अपने पसंदीदा उपन्यासों की सिफारिश करें और नकद लाल लिफाफे प्राप्त करें। बस क्या? राघव मल्होत्रा ने अपने पिता से पूछा। पिताजी सू ने भाषा का आयोजन किया और कहा, ये सिर्फ इतना है कि हमारे दो परिवारों के बीच आर्थिक अंतर वास्तव में बड़ा है। बेटा देखो, बिंगक्सू के माता पिता से ग्रीटिंग उपहार बहुत कीमती है और आपकी माँ और मैं निश्चित रूप से सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है कि मैं बिंगक्सू परिवार के मानक को नहीं मार पाऊंगा। जब राघव मल्होत्रा ने अपने पिता की चिंता सुनी तो वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, पिताजी, आपको इस मुद्दे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी के उपहारों के बारे में भी विभिन्न रीति रिवाजों के मुद्दे हैं। बिंगक्सू और मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है। चिंता न करें, बिंगक्सू ऐसी लड़की नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरे ससुर और सास अनुचित हैं। कल मैं उनके घर गया था और जो उपहार मैं लाया था वह केवल 10 लाख युआन से अधिक था, लेकिन मेरे ससुर और सास को ये बहुत पसंद आया। बिंगक्सू और मैं वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा मानना है कि जब तक हमारे परिवार में एक दृष्टिकोण है, ये धन इसके लायक होगा। अंतर कोई मुद्दा नहीं होगा। पिता सू और माता सू को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके बेटे ने कल मिलने के लिए 10 मिलियन से अधिक उपहार खरीदे, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनके बेटे ने भी आज यादृच्छिक रूप से 10 मिलियन कहा था। डैड सू ने अपने बेटे की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, चेन, तुम अब इतने अच्छे हो कि डैड इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। डैड ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन डैड के संपर्क में आने वाले फंड करोड़ों डॉलर में आएंगे। गणना की, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो माता पिता निश्चिंत हो सकते हैं। जब हम कल मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। बिंगक्सू परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं, हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेटा, अगर तुम मुझे 10 मिलियन दोगे तो हम तुम्हारी शादी के लिए पैसे देंगे। अगर दहेज कम है तो तुम्हारी माँ और मैं भी इसे कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ऐसा होना चाहिए कि आपको और आपकी माँ को चिंता करने की ज़रूरत न हो। 10 मिलियन वो है जो मैंने आपके लिए खर्च किया है और झांग लुओ की शादी के पैसे दहेज के लिए मैं इसे खुद तैयार करूंगा, आप निश्चिंत रहें। चलो अध्याय 126 पूरा सदमा, क्या राष्ट्रपति हंस रहे हैं। अध्याय 126 पूरा सदमा, क्या राष्ट्रपति हंस रहे हैं। सू के पिता और सू की माँ ने आश्चर्य से अपने बेटे को देखा। सू की माँ ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, जब तुम कॉलेज में थे तो कितना कमाते थे? तुम्हारे माता पिता को ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपने पास मौजूद सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते? राघव मल्होत्रा खुश हुए, रहस्यमय बनने का नाटक किया और अपनी आवाज धीमी कर ली, झुके और फुसफुसाए, माँ और पिताजी, वास्तव में मेरा बेटा पैसा बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने एक खजाना पा लिया है। क्या बेबी? कविता मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। राघव मल्होत्रा ने कहा, यह एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसमें $1 डालते हैं तो आपको एक बड़े बर्तन के लिए $100 मिल सकते हैं। मासू को एहसास हुआ कि उसका बेटा बकवास कर रहा है और वह उसे थपथपाने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। बदबूदार लड़के, तुम कितने बड़े हो और तुम अभी भी खुद को मूर्ख बना रहे हो, माँ और पिताजी का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, मेरे बेटे, यह कोई मजाक नहीं है। तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे के पास पैसे हैं और मैं कल वादा करता हूं कि बिंगक्सू के माता पिता शादी के बारे में कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे। हालांकि उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया, मैंने भी इसके बारे में सोचा। मैं बिंगक्सू को सबसे अच्छी शादी देना चाहता हूं। मैं उस समय सब कुछ व्यवस्थित करूंगा। कुछ चीजों को मेरे माता पिता को संभालना होगा और मुझे अपने माता पिता की मदद करनी होगी। कविता मल्होत्रा ने तुरंत कहा, बेशक कोई समस्या नहीं है बेटा, माँ शादी के बारे में सोचती है, तुम सही हो।
हालांकि हमारा परिवार बहू के परिवार जितना समृद्ध नहीं है, लेकिन बहू आपके लिए बच्चे पैदा करती है और 3-4 साल तक कष्ट सहती है। हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमें अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बहू को सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। पिताजी सू ने भी सिर हिलाया। तुम्हारी माँ सही कह रही है। चेन चेन, चलो पुरुष बने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत अधिक पैसे के बिना युवा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारी और जिम्मेदारी की भावना होना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने अपने माता पिता को देखा और बहुत भावुक हो गए और गंभीरता से कहा, माता पिता, यदि आप अपने ससुर और सास से इस रवैये के साथ मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से बिंगक्सू की शादी मुझसे कर देंगे। तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात तुम दोनों जल्दी सो जाना। कल सुबह मैं छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ शॉपिंग करने और कपड़े खरीदने चलूंगी। जब समय आए तो तैयार होकर अपने सास ससुर से मिलने चली जाना। तुम्हारा क्या ख्याल है? कल जब राघव मल्होत्रा अपनी सास और ससुर के लिए उपहार खरीदने गई थी तो वह सोच रही थी, मेरे माता पिता इतने दिनों से यहाँ हैं और मैं उन्हें खरीदारी के लिए बाहर नहीं ले गई। अब जब मेरे पास सिस्टम द्वारा दिए गए फंड हैं तो ये समय है कि मैं अपने माता पिता को बाहर ले जाऊं और उनके साथ अच्छा समय बिताऊं। कुछ समय के लिए खुश। कल रात माता पिता की मीटिंग है। बेशक माता पिता को भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। जब समय आएगा तो वे खाने के लिए एक मेज पर बैठेंगे, लेकिन उन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए। मासू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे और तुम्हारे पापा के लिए खुद ही कपड़े खरीदना ठीक है। फिर भी तुम हमारे साथ जाने के लिए छुट्टी क्यों मांगते हो? तुमने अभी कुछ समय पहले ही काम किया है, इसलिए हमेशा छुट्टी मत मांगो। भले ही चाओफान ग्रुप बहू के परिवार का हो, हम वहां नहीं जा सकते। कंपनी हमेशा कुछ खास करती रहती है। ये ठीक है, मेरे काम की प्रकृति एक जैसी नहीं है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और ट्रांसेंडेंट समूह में मेरा काम मुख्य रूप से उन्हें असली लड़ाकू कवच बनाने में मदद करना है। मैं खुद इस प्रक्रिया को जानता हूं, हालांकि मैं इन दिनों हमेशा दूसरे कामों में व्यस्त रहता हूं। लेकिन काम में कोई देरी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए, मेरा बेटा ये जानता है। लेकिन ऐसा मत करो माँ, मेरा बेटा बहुत दिनों से तुम्हारे साथ कपड़े खरीदने नहीं गया है। कल सुबह मुझे तुम्हारे और पापा के साथ शॉपिंग पर जाना है। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं काम पर नहीं जाऊंगा और घर पर ही तुम्हारी देखभाल करूंगा। राघव मल्होत्रा ने धोखा दिया। मासू जानती थी कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। बेटा, तुम अभी भी वैसे ही क्यों हो जैसे बचपन में थे? हमेशा एक बिगड़ल बच्चे की तरह व्यवहार करते हो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस चाल में फंस जाऊंगा। ये तरकीब इस्तेमाल करना आसान है। जब मेरे माता पिता 80 साल के हो जाएंगे तब भी शायद मैं इसका इस्तेमाल कर रहा होऊंगा। अपने माता पिता को आश्वस्त करने के बाद राघव मल्होत्रा ने उन्हें ऊपर बेडरूम में जाने से पहले आराम करने के लिए कमरे में जाते देखा। लाइट जलाकर उसने खाली बिस्तर की ओर देखा। उसे कुछ खोने का एहसास हुआ। तस्क, मैं अपनी पत्नी के साथ कब से रह रहा हूँ? मुझे लगता है कि घर में 2 लोगों के रहने की आदत हो गई है। अगर मेरी पत्नी आज वापस नहीं आएगी तो मैं खाली कमरे में अकेला रह जाऊंगा। राघव मल्होत्रा नहाने चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने अपना फोन उठाया और उस पर नजर डाली। 9:30 बज चुके थे। इशिता मल्होत्रा को नहीं पता था कि उसका काम हो चुका है या नहीं। अभी मैं यही सोच रहा था कि वीचैट बज उठा। राघव मल्होत्रा ने तुरंत उसे उठाया और देखा। इशिता मल्होत्रा, पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी ब्रांच से बाहर आई हूँ और वापस जा रही हूँ। राघव मल्होत्रा, अभी नहाकर आए हो? बीवी, इतनी देर से खाना खाया है क्या? इशिता मल्होत्रा, खाना खा लिया है पतिदेव। रात को कॉन्फ्रेंस रूम में ब्रांच के इंचार्ज ने डिनर का ऑर्डर दिया है। क्या आप आराम करने जा रहे हैं? राघव मल्होत्रा, अभी तक नहीं। आप वापस कैसे आ गए? इशिता मल्होत्रा, हाई स्पीड ट्रेन आधे घंटे में आ जाएगी, लेकिन मैं अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहती हूँ। उसके वाक्य में अस्पष्टता देखकर राघव मल्होत्रा को पता चल गया कि उसकी पत्नी भी उसे याद करती है। निश्चित रूप से दोनों तरफ से होने वाला प्रेम सार्थक होता है। राघव मल्होत्रा, अच्छा, मुझे जाना आता है। आखिर भविष्य में तुम्हें अपने ससुर के घर अकेले जाने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। जब हम शादी करेंगे, अगर वापस भी जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। इसलिए आज रात, बीवी, तुम इसे अच्छे से संभाल लेना। अगर तुम्हें कोई कानाफूसी हो तो जल्दी से अपने ससुर और सास को बता देना। राघव मल्होत्रा ने यह बात जानबूझकर कही थी। उन दोनों में से किसी को भी इस तरह अलग रहने की आदत नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी दिन भर व्यस्त रहती थी
और वह नहीं चाहता था कि वह रात को ठीक से सोए, इसलिए उसने उसका मूड ठीक करने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था। ये वाक्य देखकर इशिता मल्होत्रा अपनी हंसी रोक नहीं पाईं और जोर से हंसने लगीं। उनके साथ यात्रा कर रहे कई प्रोजेक्ट लीडर पीछे बैठे थे और जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वे सभी दंग रह गए। इस समय हर कोई थोड़ा थका हुआ था। जब वे वास्तव में नींद में थे तो मुझे अचानक उनकी आवाज़ सुनने की उम्मीद नहीं थी। अध्यक्ष लेंग मीरेन हंसे, जिसने प्रभारी लोगों को चौंका दिया। किसी ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और अपने साथियों से पूछा, क्या तुमने अभी कुछ सुना? साथी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें भी उसकी तरह ही आश्चर्यचकित थीं। अरे वाह, तुमने भी सुना। मुझे लगा कि मैं भ्रम में हूँ। क्या राष्ट्रपति हंस रहे हैं? भगवान, क्या आज यह मीटिंग ठीक से नहीं हुई? राष्ट्रपति अचानक क्यों हंस पड़े? मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति आज अच्छी स्थिति में हैं और उन्होंने बाद में व्यवस्था कर ली है। यह मामला पूरी तरह से सुलझ गया है, लेकिन काम पर चीजें इतनी खुश नहीं होनी चाहिए, है ना? ये पहली बार है जब मैंने हमारे राष्ट्रपति के बारे में सुना है। हंसी की। हाँ, यह मेरा भी पहला मौका है। हालांकि राष्ट्रपति की आवाज़ बहुत अच्छी है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, झांग तेसुके ने अपना सिर घुमाया और सीटों के बीच से उन्हें घूरने लगा और दोनों महिलाएं तुरंत चुप हो गईं। रेखा शर्मा ने अपना सिर घुमाया और इशिता मल्होत्रा की ओर देखा, जो मोबाइल फोन पकड़े हुए थीं, और हल्के से मुस्कुराईं। इस अध्याय का अंत अध्याय 127 मत मिलो मुझे और भी याद आती है अध्याय 127 मिलो ना मुझे और याद आती है राघव मल्होत्रा, बीवी, मैं तो पहले से ही लेटा हुआ हूँ। अरे तुम्हारे बिस्तर के बिना तो ये थोड़ा बड़ा लगता है और अकेले सोना मुश्किल है। ये देखकर इशिता मल्होत्रा उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में सोते हुए देखने के बारे में सोचने लगी और उसके गाल लाल हो गए। इशिता मल्होत्रा, मैं कल सुबह वापस जाऊंगी और सबके लिए नाश्ता खरीदूंगी। राघव मल्होत्रा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतनी देर तक आराम करने नहीं दे सकता और सुबह जल्दी उठना। चलो रात के खाने के बाद मिलते हैं। वैसे मैं कल सुबह कंपनी से छुट्टी लेने जा रहा हूँ और मेरे माता पिता नहीं चाहते हैं कि मैं अपने चाचा और चाची के साथ रात के खाने के बाद अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने जाऊं और कुछ कपड़े या कुछ और खरीदूं। इशिता मल्होत्रा, ठीक है, आज मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ। मैं सुबह तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने अभी तक अपने माता पिता के लिए कोई उपहार नहीं खरीदा है। कल रात अपने पति द्वारा अपने माता पिता के लिए खरीदे गए उपहारों के बारे में सोचते हुए इशिता मल्होत्रा को लगा कि उसे भी अपने सास ससुर के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। राघव मल्होत्रा, क्या मेरी पत्नी भी आएगी? कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आज ही अपने माता पिता को तुम्हारी पहचान बता दी है। अगर मैं कल बाहर जाऊंगा तो अपनी पत्नी के साथ नरम खाना खाने जाऊंगा। उसे पता था कि इशिता मल्होत्रा कल पैसे देने जरूर आएगी, इसलिए उसने यह बात पहले कह दी। इशिता मल्होत्रा, कोई समस्या नहीं, सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं, आपके लिए भी। राघव मल्होत्रा, मेरी पत्नी ने मुझे उसके तोहफे के लिए एडवांस में ही धन्यवाद दे दिया। हाँ, दोनों पूरे रास्ते बातें करते रहे। समय जल्दी बीत गया, कार जल्दी से जोंगहाई पहुंच गई। इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा के साथ बातें करती रही और दरवाजे पर वापस आने पर ही अनिच्छा से अलविदा कहा। इशिता मल्होत्रा, पति, मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ हूँ। मैं बाद में अपने माता पिता से बात करने जा रही हूँ। शायद मेरे पास अपना फ़ोन देखने का समय नहीं होगा। आपको जल्दी आराम करना चाहिए। शुभ रात्रि। राघव मल्होत्रा, ठीक है बीवी, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। शुभ रात्रि, लव यू। इशिता मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में अभी भी फ़ोन था। अजय शर्मा और शालिनी शर्मा जानबूझकर उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए वे बिना आराम किए लिविंग रूम में बैठ गए और इंतजार करने लगे। अपनी बेटी को इतनी खुशी से आते देख वृद्ध दंपति को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मम्मी पापा, मैं वापस आ गई हूँ। इशिता मल्होत्रा ने जूते बदले और सोफे पर बैठ गई। शालिनी शर्मा उठी और अपनी बेटी के लिए एक कटोरी में चिड़िया का घोंसला ले आई। बिंगक्सू, यही मैंने लियू की माँ से तुम्हारे लिए उबालने को कहा था। यह अभी भी गर्म है, तुम इसे पी सकती हो। तुम एक लड़की हो, तुम हर दिन काम में इतनी व्यस्त रहती हो और तुम इस समय तक ओवरटाइम से वापस नहीं आती हो, लेकिन तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। आखिरकार तुम हमारे दामाद से 3 साल बड़ी हो और तुम अभी यह नहीं बता सकती, लेकिन औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए तुम्हें हमें रखरखाव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अजय शर्मा ने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? हमारी बेटी अभी 20 साल की है और अभी अपने यौवन पर है। शालिनी शर्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे बुड्ढे, तुम क्या जानो?
लड़कियों को जल्दी से जल्दी अपना ख्याल रखना चाहिए। हमारी बर्फ और बर्फ को देखो, अगर मैंने उसे किशोरावस्था से ही उसकी अच्छी देखभाल करने नहीं दिया होता तो वह अब इतनी नमी वाली हो सकती थी। मेरी बेटी की त्वचा को देखो, जो ताजे छिलके वाले अंडे की तरह चिकनी और कोमल है। उसने अच्छे विचार डाले अपने माता पिता को झगड़ते देख इशिता मल्होत्रा ने झट से कहा, हाँ, मेरी माँ सही कह रही है, लड़कियों को अपनी माँ की तरह दिखने के लिए अपनी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वे हमेशा जवान रही हैं और मैं भविष्य में अपनी माँ का उदाहरण बनकर चलूंगी। अजय शर्मा ने ऐसा देखा जैसे वह उनकी माँ और बेटी को समझ नहीं पाया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो तुम्हारे साथ करते हैं। वैसे भी परिवार की यह हालत है, मैं किसी से पिछले 2 दिनों में कई मिलियन के लिए आपके ब्यूटी कार्ड को नवीनीकृत करने के लिए कहूँगा। आपकी माँ ठीक है, बस एक नियुक्ति करें। शुक्रिया पापा। कल रात घर पर रहने के बाद इशिता मल्होत्रा को लगा कि पिछले कुछ सालों में उनके और उनके पिता के बीच जो मनमुटाव था वह अचानक ही गायब हो गया। शायद उसके और उसके पिता के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा, बस बात यह है कि बड़ी हो चुकी बेटी और पिता हमेशा यह नहीं जान पाते कि कैसे साथ रहना है। बिजनेस की बात करें तो बिंगक्सू, हम कल मेरे दामाद के माता पिता से मिलने जा रहे हैं। आज तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें खास तौर पर वापस बुलाया है, बस कल रात के बारे में कुछ बात करने के लिए, अजय शर्मा ने सख्ती से कहा। इशिता मल्होत्रा को पता था कि वह मुद्दे पर आने वाली है। उसने जल्दी से चिड़िया के घोंसले का पानी पी लिया और वहीं फुर्सत के पलों में बैठ गई। माँ पापा, अगर आपके पास कोई विचार है तो आप सीधे कह सकते हैं। अजय शर्मा ने शालिनी शर्मा की तरफ देखा और कहा, अपनी बेटी को बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या कहा। तुम बुरे आदमी हो, जब आप अपनी बेटी के पास जाते हो तो आप बोल नहीं सकते। बेटी, तुम्हारे पापा और मैं बस यही पूछना चाहते थे कि शादी के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं। क्या तुमने अपने दामाद से इन बातों पर बात की है? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, हमने बात की। शालिनी शर्मा ने फिर पूछा, क्या तुम दामाद के रीति रिवाज समझ गए हो? हम कल रात को ससुर और सास से मिलेंगे। मुझे डर है कि तुम्हारे पिताजी और मैं तब तक स्थिति नहीं जान पाएंगे और अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। पापा, मम्मी, घबराए मत। मेरे पति और मैंने शादी के बारे में पहले ही बात कर ली है। हम दोनों ही काफ़ी सहज हैं। शादी का आयोजन बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। जहाँ तक अन्य रीति रिवाजों और उपहारों की बात है, हम सिर्फ अर्थ के बारे में सोचते हैं। यान आए स्नो शर्मा गई। अजय शर्मा ने सिर हिलाया, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा दामाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और यह बात दामाद ने ही कही होगी। भले ही उसने कहा हो कि वह वधू मूल्य को महत्व नहीं देता, लेकिन हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वधू मूल्य अधिक दिया जाना चाहिए। चलो, दामाद अभी जवान है, हालांकि उसके पास क्षमता है। उसे निश्चित रूप से शुरुआती पूंजी की आवश्यकता है, इसलिए हम अधिक दहेज देंगे और फिर आप दामाद को उसके नियंत्रण के लिए पैसे देंगे। इशिता मल्होत्रा को एहसास हुआ कि चीजें उससे थोड़ी अलग थीं जो उसने सोचा था। उसके माता पिता राघव मल्होत्रा से शादी करने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे थे। ये सोचकर कि उस दिन जब वह और उसके पति शादी के बारे में बात कर रहे थे तो ऐसा ही कुछ हुआ था, वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। बेटा, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे साथ व्यापारिक मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, तुम अचानक क्यों हंस रहे हो? अजय शर्मा ने संदेह से पूछा। इशिता मल्होत्रा ने अपनी हंसी रोकी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, और बोली, पापा, मुझे लगा कि हम वास्तव में एक पिता और एक बेटी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? शालिनी शर्मा को समझ नहीं आया। दूसरे दिन मैंने राघव मल्होत्रा से शादी की चर्चा की और मैंने उनसे ये भी पूछा कि उन्हें कितना दहेज चाहिए और उनके पास और क्या रीति रिवाज हैं, लेकिन राघव मल्होत्रा ने कहा, उन्होंने मुझसे शादी की, मैं नहीं। पापा, मम्मी, हमारे पद की समस्या है और दहेज भी उनके परिवार द्वारा हमें दिया जाता है। सू के पिता और सू की माँ आश्चर्यचकित थे। कविता मल्होत्रा ने उसकी जांघ थपथपाए और कहा, अरे, मैं तो भूल ही गई थी अजय शर्मा, इतने सालों से हम यही सोच रहे थे कि हमारे लिए एक दामाद मिल जाए, लेकिन हमारे छोटे दामाद के बारे में सोचती हूँ, वह तो दामाद जैसा नहीं है। बच्चा, अजय शर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या सोच रहे हैं। अपने पिता के हाव भाव देखकर इशिता मल्होत्रा थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी सचमुच अपने घर आने वाले दामाद को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं? इस अध्याय का अंत अध्याय 128। क्योंकि मुझे इसकी याद आती है, मुझे आधी रात को वापस आना पड़ता है। उसने कुछ देर सोचा और बोली, पापा, राघव मल्होत्रा बहुत काबिल आदमी है। दरअसल
शुरुआत में मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसे लगा कि यह प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसलिए उसने मुझे उसी दिन शानदार विदाई दी। शादी का प्रपोजल और बाद में घर और कार खरीदना, सब कुछ उसने खुद ही तैयार किया है। पिताजी, हम वास्तव में एक दामाद ढूंढना चाहते थे जो हमारे घर आए क्योंकि हमारे परिवार की स्थिति पहले से ही खराब थी। लेकिन राघव मल्होत्रा, इतनी जल्दी में क्या कर रही हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। अजय शर्मा ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे वाकई इतना असंतुष्ट नहीं देख पाया। लेकिन जरा सोचिए, एक बेटी के लिए अपने दामाद के साथ अच्छे संबंध रखना अच्छी बात है। न तो तुम्हारी माँ ने और न ही मैंने कभी तुम्हारी शादी के बारे में सोचा था। तुम हमारे परिवार में इकलौती बेटी हो, लेकिन राघव मल्होत्रा का परिवार भी उनका इकलौता बच्चा है। और पापा, अब शादी करना इतना जटिल नहीं है, और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं घर नहीं जाऊंगी। हम सब झोंगहाई में रहते हैं और राघव मल्होत्रा ने ये भी कहा कि हम अक्सर वापस आते रहेंगे। हाँ, तो शादी करना और शादी करना सिर्फ औपचारिकता की बात है। मुझे पता है। मैं सोच रहा था, अगर हमने तुमसे शादी कर ली तो कल जब हम मिलेंगे तो कैसा व्यवहार करेंगे? अजय शर्मा ने गुस्से में कहा। इशिता मल्होत्रा और शालिनी शर्मा तुरंत बहुत खुश हो गईं। पता चला कि मेरे पिता भी सहमत हो गए। पापा, संभालना आसान है, हमारे परिवार में पैसों की कमी नहीं है, दहेज तो जैसे तैसे बन सकता है, और आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। हमारा परिवार भी शादी में मदद कर सकता है, इशिता मल्होत्रा ने खुश होकर कहा। अजय शर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा और सिरदर्द के साथ कहा, तुम बदबूदार लड़की, इतनी जल्दी में अपनी शादी कैसे कर सकती हो? वैसे मुझे आपकी बात पर कोई आपत्ति नहीं है। बात बस इतनी है कि दामाद के परिवार की स्थिति हम सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि ससुर और सास को भी हमारी तरफ की स्थिति के बारे में पता है। मुझे डर है कि कल जब हम मिलेंगे तो दोनों परिवार कुछ शर्मिंदा हो जाएंगे। शालिनी शर्मा अपने पति की बात समझ गईं और बोली, अजय शर्मा, क्या आपको डर है कि आपके दामाद के माता पिता दुल्हन की कीमत को लेकर चिंतित होंगे? अजय शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि हमारे परिवार को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपने पिछले 2 दिनों में दामाद का प्रदर्शन देखा है। आपके लिए उपहार सभी 10 लाख हैं। यह अनुमान है कि दुल्हन की कीमत का मुद्दा अस्पष्ट नहीं होगा। यह मेरी बेटी के लिए अच्छा है, लेकिन हम ससुराल वालों को शादी पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं दे सकते। शालिनी शर्मा ने ठहाका लगाया। अजय शर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ससुराल वालों की जगह खुद को रखोगे। मैंने 2 बच्चों की समस्या पर विचार नहीं किया। अब कई परिवार दहेज और शादी को लेकर परेशानी में हैं। अगर कोई संघर्ष हुआ तो मुझे डर है कि भविष्य में बिंगक्सु और जियासु के बीच एक खाई होगी। जब उन्होंने ये कहा तो शालिनी शर्मा भी घबरा गईं। इशिता मल्होत्रा ने उनकी बातों को देखा और जल्दी से कहा, पापा, मम्मी, कोई बात नहीं, मेरे पति और मैंने इस पर चर्चा कर ली है, और दहेज की कीमत 2 मिलियन युआन होनी चाहिए। उस समय शादी की बात पर चर्चा होगी, इसलिए आप दोनों चिंता मत करो। 2 करोड़, कोई बात नहीं। दामाद की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो यह मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कल हम पश्चिमी उपनगरों में होनकियाओ होटल में डिनर करने जा रहे हैं। अनुमान है कि वहां खाने की कीमत लगभग 1 लाख युआन होगी और पीना ज्यादा महंगा होगा। जियाओसु के माता पिता संपादक के साधारण कर्मचारी ही होने चाहिए, है न? शालिनी शर्मा थोड़ी चिंतित थीं जब उन्होंने सोचा कि कल कहाँ खाना है। इशिता मल्होत्रा भी समझती दिखीं कि उनकी मां किस बात को लेकर चिंतित हैं। जब उन्होंने अपने सास ससुर को खेलने के लिए बाहर ले जाने के बारे में सोचा तो उनके सास ससुर को पूंजीवाद की कोई समझ नहीं थी। हमें क्या करना चाहिए? समय और स्थान पहले से ही निर्धारित है, इसलिए आप अस्थायी रूप से उस पर वापस नहीं जा सकते, है ना? उसने कुछ देर सोचा और बोली, पापा, मम्मी, ये जगह राघव मल्होत्रा ने तय की है। मुझे लगता है कि उसे अपने कारण बताने चाहिए। हम कल हमेशा की तरह वहां जा सकते हैं। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अजय शर्मा और शालिनी शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा और केवल सिर हिलाकर सहमति जता सके। बस, वे इसे बदल नहीं सकते। वैसे, बिंगक्सु, तुमने अभी कहा कि जियोसु ने खुद से एक घर और एक कार खरीदी है। मैंने उसे पहले भी इस बारे में बात करते सुना है, और मैंने सुना है कि उसने इसे पूरे पैसे से खरीदा है। तुमने घर कहाँ खरीदा? तुम्हारे पास बहुत सारी अचल संपत्ति भी होनी चाहिए। क्या तुमने तय किया है कि शादी के कमरे के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है? अगर नहीं, तो वापस जाओ और एक उपयुक्त समय ढूंढो। हम इसे देखने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। ये सब शादी से पहले तैयार होना चाहिए। पापा, आपको घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
राघव मल्होत्रा ने मिंग्युआन का विला खरीदा है जो मेरे ठीक पीछे है। अब हम वहां रहते हैं और हमें इसकी आदत हो गई है, तो चलो नया घर वहां बनाते हैं। शालिनी शर्मा ने काफी आश्चर्यचकित होकर कहा, जियाओ सू ने खुद मिंगरूपी में एक विला खरीदा है। ये बच्चा वाकई बहुत अच्छा है। उसने अभी अभी स्नातक किया है, इसलिए उसके पास घर खरीदने के लिए इतने पैसे हैं। लेकिन उसके परिवार को इतना खर्च नहीं उठाना चाहिए। पैसे हैं। ऐसा लगता है कि जब वह कॉलेज में था तब उसने कुछ मेचा मॉडल खिलौने बनाकर यह पुरस्कार अर्जित किया था। इशिता मल्होत्रा को याद आया कि राघव मल्होत्रा ने क्या कहा था। अजय शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, जियाओ सू की योग्यता के साथ यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जब जियाओ सू ने घर सुरक्षित कर लिया है तो कार का क्या? जियाओ सू अब किस तरह की कार चलाता है? अगर नहीं तो मैं उसे दहेज में एक अच्छी कार दूंगा। कार की कोई ज़रूरत नहीं। राघव मल्होत्रा की कार अब मेरी कार से बेहतर है। यह एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस ग्लोबल कस्टम मॉडल है। सबसे महंगी कार भी उन्होंने ही खरीदी थी। अजय शर्मा को झटका लगा। अरे ऐसा लगता है कि हमारे दामाद ने कॉलेज जाने के बाद से ही बहुत सारा पैसा बचा लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कल यहाँ आया और इतना उदार कदम उठाया। मैं कल के मामलों के बारे में सुनिश्चित हो सकता हूँ। जब इशिता मल्होत्रा ने अपने पिता की बात सुनी तो उसे भी राहत मिली। पापा, राघव मल्होत्रा और मेरे लिए शादी के रीति रिवाजों को लेकर ज्यादा ज़रूरतें नहीं हैं। बस एक अच्छी शादी हो और जिंदादिली हो तो अच्छा है। शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसका सिर घुमाया ताकि अजय शर्मा पहले आराम कर सके। उसने और उसकी बेटी ने फिर से बात करने की योजना बनाई। कुछ ऐसा कहो जैसा एक माँ ने अपनी बेटी से कहा। जब तक वे बातचीत खत्म करते रात के 12 बज चुके थे। शालिनी शर्मा कल ठीक से सो नहीं पाई थीं और आज भी देर तक जागती रहीं। अच्छा ठीक है, इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अपनी माँ को ऊपर जाते देख उसने अपना कोट पहना और दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, शालिनी शर्मा फिर से बाहर आ गई। माँ और बेटी ने एक दूसरे को देखा। शालिनी शर्मा ने आश्चर्य से पूछा, इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ुएर। जब इशिता मल्होत्रा पकड़ी गई तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर सोचने के बाद उसने कहा, माँ, मुझे अनन्या और आरव की चिंता नहीं है। मैं वापस सोने की योजना बना रही हूँ। शालिनी शर्मा बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी। ये छोटी सी बच्ची जब वह सप्ताह के दिनों में किसी व्यापारिक यात्रा पर होती है तो ऐसी रातें होती हैं जब वह नहीं आती, और उसने उसे अनन्या और आरव से अलग होने में इतना अनिच्छुक कभी नहीं देखा, जो स्पष्ट रूप से उसके दामाद के लिए अनिच्छुक है। और बच्चे को बहाने के रूप में उपयोग करें। ठीक है, तो वापस आते समय धीरे चलना, शालिनी शर्मा ने बेबसी से कहा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, शुभ रात्रि माँ। बोलने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और रात में प्रवेश किया। अध्याय 129। अपने पति से मिलने के लिए राष्ट्रपति यान ने कड़ी मेहनत की। जब सहायक सक्सेना को ये समाचार मिला और उन्होंने उसे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहा तो उन्हें पता था कि राष्ट्रपति आज रात यहाँ नहीं रुकेंगे। बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाकर सोना होगा। राष्ट्रपति पहले इतने सक्रिय नहीं थे। नवविवाहित जोड़े, ये वास्तव में तेल में शहद है। वापस आते समय इशिता मल्होत्रा ने मोबाइल फोन लिया और राघव मल्होत्रा को एक संदेश भेजा। इशिता मल्होत्रा, क्या आप सो गए? राघव मल्होत्रा ने कुछ ही सेकंड में जवाब दिया, अभी नहीं। क्या आपने अपने ससुर और सास से बातचीत खत्म कर ली है? इशिता मल्होत्रा, खैर, मेरे माता पिता सो गए हैं और बातचीत भी अच्छी रही। कल रात की मीटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राघव मल्होत्रा, अच्छी बात है, देर हो रही है, क्या आप अपने कमरे में जाकर लेट गए? कार से घर जा रही इशिता मल्होत्रा ने जब ये वाक्य देखा तो उसकी आंखों में अचानक चालाकी झलक उठी। इशिता मल्होत्रा, अच्छा, मैं नहाकर लेट गई हूँ। आज रात मैं अपने माता पिता के साथ सोई। राघव मल्होत्रा ने जब ये वाक्य देखा तो वह थोड़ा निराश हुए। ऐसा लगता है कि आज रात वह खाली कमरे में ही रह सकते हैं। राघव मल्होत्रा, अच्छा, तो फिर आराम कब करोगी? मैं पूरी दोपहर थका रहा हूँ, या जल्दी सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि पत्नी। इतना ही। उन्होंने कहा कि वह अपने माता पिता के घर सोने जा रहे हैं। क्या राघव मल्होत्रा ने वास्तव में ऐसी प्रतिक्रिया दी? क्या वह इसे अपने पास नहीं रखेगा? भले ही वह उसे वापस न जाने दे, वह कुछ अच्छे शब्द कहेगा या कोई वीडियो या कुछ और शुरू करेगा। इन दिनों वे दोनों कभी अलग अलग नहीं सोते। भले ही राघव मल्होत्रा स्टडी रूम में सोता हो, लेकिन वे दोनों एक ही घर में रहते थे। ये पहली बार था जब वे शादी के बाद अलग हुए और राघव मल्होत्रा ने उन्हें इतने सरल तरीके से शुभरात्रि कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती थी?
इशिता मल्होत्रा ने गुस्से में फोन एक तरफ फेंक दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था और उसकी आंखें शिकायतों से भरी थीं। सहायक सक्सेना, जो आगे गाड़ी चला रहे थे, ने हलचल सुनी, सावधानी से अपना सिर उठाया और पीछे के शीशे में देखा। अपने सीईओ को अपना फोन एक तरफ फेंकते देख वह स्पष्टतः क्रोधित हो गए थे। वह थोड़ी हैरान थी। जाहिर था कि राष्ट्रपति अभी बहुत खुश थे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने अपने मोबाइल फोन से संदेश भेजा और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद अचानक उनका गुस्सा क्यों फूट पड़ा? क्या आपका मिस्टर मल्होत्रा से झगड़ा हुआ? इशिता मल्होत्रा कुछ देर तक गुस्से में रहीं, फिर चुपचाप फोन उठा लिया। उसने मन ही मन उत्तर दिया, शुभ रात्रि। वह अपने पति को यह नहीं सोचने देगी कि वह नाराज है। खैर, वह बाद में घर जाएगी। जब अपने पति को देखेगी तो उससे हिसाब किताब कर लेगी। वह चाहती है कि उसके पति को पता चले वह उसे और अधिक याद करती है। उस समय अपने पति को दोषी महसूस करने दो। गुंजन, यह विचार मन में रखते हुए इशिता मल्होत्रा मन ही मन हंस पड़ी और वह राघव मल्होत्रा के आश्चर्य और अपराध बोध के बारे में कल्पना करती रही। जब उसने बाद में उसके चेहरे पर भाव देखे, झांकते सुके ने चुपके से रियरव्यू मिरर से राष्ट्रपति की ओर देखा। उसका छोटा सा दिल सदमे से धड़क रहा था। क्या अभी तक तो तुम नाराज नहीं थे? अचानक क्यों हंस रहे हो? प्यार में पड़ी औरत वाकई डरावनी होती है और उसकी भावनाएं जून के मौसम की तरह परिवर्तनशील होती हैं। जैसे ही आप कहेंगे तूफान आएगा और जैसे ही आप कहेंगे चला जाएगा। कार विला के दरवाजे पर खड़ी थी। असिस्टेंट सक्सेना कार से बाहर निकले और इशिता मल्होत्रा को दरवाजा खोलने में मदद की। लेकिन जब इशिता मल्होत्रा दरवाजे पर खड़ी थी तो वह अचानक ठिठक गईं। उनके हाथ अभी भी उनकी जेबों में थे, उनकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। मिस्टर यान, क्या बात है? सहायक सक्सेना, जो जाने ही वाला था, ने पीछे मुड़कर पूछा। आज कंपनी में चाबी खो गई, इशिता मल्होत्रा ने कहा। लेकिन अब कंपनी बंद हो चुकी है। वापस जाकर इसे लाना थोड़ा मुश्किल है। अध्यक्ष यान, क्यों न मैं आपको फिर से अध्यक्ष के घर ले जाऊं? इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। पास ही स्थित घर की ओर देखते हुए उसने अपना सिर उठाया और देखा कि दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम रोशनी से जगमगा रहा था। पति को अभी सोना नहीं चाहिए था। वह तो यहाँ आ ही गई। चाबी न लाने पर वह कैसे हार मान सकती थी? माता पिता को सो जाना चाहिए था। पहली मंजिल पर रोशनी चालू नहीं थी। इशिता मल्होत्रा ने दरवाजा नहीं खटखटाया और उसने राघव मल्होत्रा को फोन नहीं किया। वह राघव मल्होत्रा को आश्चर्यचकित करना चाहती थी। झांकते सुके ने राष्ट्रपति को संदेह भरी नजरों से देखा, उन्हें इधर उधर देखते हुए देखा और फिर कहीं चले गए। वह भी पीछे पीछे गई और उसने इशिता मल्होत्रा को बाड़ के किनारे पर खड़े देखा। अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी कलाइयों को हिलाया। मिस्टर यान, क्या आप दीवार फांदने जा रहे हैं? रेखा शर्मा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, अपनी एड़ियां और गर्दन हिलाई, बहुत खूबसूरती से अपना सूट जैकेट उतारा और अपने पास बैठे असिस्टेंट सक्सेना की ओर फेंक दिया। सहायक सक्सेना ने घबरा कर कपड़े ले लिए और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर यान, ये ठीक नहीं है, ये बहुत असुरक्षित है। अन्यथा आप मिस्टर मल्होत्रा को फोन कर सकते हैं और उन्हें आपको लेने के लिए नीचे आने के लिए कह सकते हैं। इशिता मल्होत्रा ने अपने मुंह का कोना उठाया और हल्की सी मुस्कुराए, आंखों में थोड़ी धूर्तता के साथ दूसरी मंजिल की लाइटों की ओर देखा। नहीं, मैं उसे आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रपति यान, ये बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, इशिता मल्होत्रा ने आत्मविश्वास से कहा। झांकते ने गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह उत्सुकता से चारों ओर देखने में मदद की। श्रीमान यान, ऐसा वास्तव में नहीं किया जा सकता। आपके समुदाय की सुरक्षा बहुत अच्छी है। जब हम अभी यहाँ आए थे तो सुरक्षा गार्डों की 2 गश्ती दल थे। अगर आप दीवार फांद कर अंदर घुस गए तो अगर आपको चोर समझा जाए तो आप क्या करेंगे? इशिता मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना चोर वाला अपराधी वाला चेहरा दूर रखो और चुपचाप यहाँ खड़े रहो और हम सुरक्षा गार्डों द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे। झांकते सुके को उसने याद दिलाया कि वह अपने हाव भाव और तौर तरीकों को बहुत सावधानी से नियंत्रित करता है। चिंता मत करो, यह मेरा अपना घर है। अगर मैं दीवार पलट दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे कपड़े निकालने में मेरी मदद करो। जब मैं बाद में अंदर जाऊंगा तो तुम कपड़े अंदर फेंक देना और फिर काम से छुट्टी मिलने के बाद घर जाना। इशिता मल्होत्रा ने अपनी बात खत्म करते ही एक तेज गति से दौड़ लगाए। ये दृश्य देखकर स्पेशल असिस्टेंट रेखा ने मन ही मन कहा, ये तो बहुत भयानक है। प्यार में पागल औरतें वाकई पागल होती हैं। राष्ट्रपति श्री मल्होत्रा के लिए ऐसा साहसिक कार्य कैसे कर सकते हैं?
उसके दिमाग में अनगिनत सुर्खियां कौंध गईं। चौफान समूह की ठंडे चेहरे वाली सुंदर अध्यक्ष ने देर रात दीवार पर छलांग क्यों लगाए। इशिता मल्होत्रा का डिजाइन ध्वस्त हो गया। अतीत में बाई फूमी एक चोर थी जो आज दीवार पर चढ़ गई। रेखा शर्मा ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से गंदगी को बाहर फेंक दिया। सीईओ को पूरी ताकत से कूदते देख वह लगभग 2 मीटर ऊंची दीवार के शीर्ष को पकड़ने में सफल हो गया। इशिता मल्होत्रा ने अपने हाथों की ओर देखा और दोबारा कोशिश करने के लिए अपनी हथेलियों को रगड़ा। रेखा शर्मा ने जल्दी से उसे खींचा। अध्यक्ष जी, कूदना बंद करें, मैं आपकी मदद करूंगी। वह भी शायद पागल है। झांग तेसुके ने अपने पैर ऊपर उठाए, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखा, हथेलियां ऊपर की ओर करके घुटनों पर बैठ गए। इशिता मल्होत्रा समझ गईं। उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट रेखा के कंधे पर थपथपाया और कहा, जियाओ झांग, मैं तुम्हें इस महीने अतिरिक्त बोनस दूंगी। बोलने के बाद उसने विशेष सहायक रेखा की हथेली पर पैर रखा, जोर से उछली और तेजी से दीवार पर बैठ गई। मैं सफल हो गई, इशिता मल्होत्रा ने धीरे से चिल्लाकर कहा। यह पहली बार है जब उसने ऐसा साहसिक कार्य किया है, लेकिन यह अच्छा लगता है। अध्याय 130। राघव मल्होत्रा हैरान। पत्नी, आप? बड़ा आश्चर्य। बेडरूम में राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी को गुड नाइट कहने के बाद कभी नींद नहीं ली। मेरे चारों ओर खालीपन था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे दिल में कुछ कमी है। ये बहुत घातक है। नींद न आने के कारण राघव मल्होत्रा ने अपना फोन निकाला और एल्बम खोल दिया। पूरा पेज उनके 4 सदस्यों वाले परिवार की तस्वीरों से भरा हुआ था। हाल ही में उन्हें तस्वीरें खींचवाना अच्छा लगने लगा है। अनन्या आरव के साथ खेलने जाना एक यादगार दिन होता है। तस्वीरें खिंचवाना, पत्नी और बच्चों के साथ सर्टिफिकेट लेने जाना और तस्वीरें छोड़ना भी। वह अपने सास ससुर के घर भी जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं और पत्नी के साथ अपना समय बिताते हैं। बच्चों को साथ में स्कूल से लाना हर पल राघव मल्होत्रा के लिए एक अनमोल याद है। बस इतना ही कि राघव मल्होत्रा को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह अनजाने में ही इतनी सारी अच्छी यादें छोड़ गए हैं। राघव मल्होत्रा ने एक एक करके तस्वीरें देखीं। उस समय की बातें याद करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट होती गई। यह अच्छा है। मैं मूल रूप से अपनी पत्नी की तस्वीरें देखना चाहता था ताकि अपने प्रेम विकार को शांत कर सकूं। राघव मल्होत्रा ने उठकर बालकनी में सिगरेट पीने की योजना बनाई। वह लाइटर लेकर खिड़की के पास गया। इससे पहले कि जालीदार पर्दा खुलता, राघव मल्होत्रा ने अचानक और गौर से देखा कि कुछ गड़बड़ है। क्या हाल है? कोई अपने घर की दीवार पर क्यों बैठा है? राघव मल्होत्रा जल्दी से पर्दे के पीछे छिप गया, अपनी आंखें रगड़ी, अपना सिर थोड़ा झुकाया और ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल उसने राहत की सांस ली। हालांकि दूसरे पक्ष ने अपना कोट उतार दिया था और उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे, फिर भी राघव मल्होत्रा ने एक नज़र में उसे पहचान लिया। यह इशिता मल्होत्रा थी। क्या पत्नी ने नहीं कहा कि वह अपने ससुर और सास के साथ सो रही थी? ये घर की दीवार पर कैसे दिख सकता है? सपने के बाहर मुझे एक कार की आवाज़ सुनाई दी जो मेरी पत्नी की थी। राघव मल्होत्रा ने ध्यान से देखा। पता चला कि असिस्टेंट सक्सेना अभी भी दीवार के बाहर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पत्नी को कुछ दे रहा था। ऊंचाई को देखते हुए मैं कभी कभी उसका चेहरा देख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी को उससे अलग सोने की आदत नहीं है, इसलिए वह आधी रात को घर आ गई, है ना? ये छोटी सी बच्ची, ऐसा लगता है कि अब एक पल के लिए भी खुद को छोड़ नहीं सकती। हाँ, तुमने अभी जानबूझकर उससे झूठ बोला। क्या तुम उसे आश्चर्यचकित करना चाहते थे? यह आश्चर्य सचमुच काफी बड़ा है। राघव मल्होत्रा ने ये सोचा और उसका हृदय अचानक मधुर और गर्वित हो गया। वह पहले तो ये देखना चाहता था कि यह छोटा सा मूर्ख दीवार पर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन पलक झपकते ही उसने इशिता मल्होत्रा को असिस्टेंट सक्सेना के साथ हाथ हिलाते हुए देखा। भरोसा रखो, पत्नी कूदने वाली नहीं है। राघव मल्होत्रा चौंक गए और जल्दी से नीचे की ओर भागे। उसी समय इशिता मल्होत्रा दीवार के ऊपर ही खड़ी हो गई। उसने नीचे देखा, दीवार के साथ बगीचा खाली था, इसलिए वह अब खड़ी थी। 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई को देखते हुए, कूदने के बारे में सोचते हुए उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट हुई। आंदोलन 2 सेकंड के लिए रुक गया। नीचे विशेष सहायक रेखा चिंतित होकर चिल्लाए, मिस्टर यान, सावधान रहें। अरे, क्या कर रहे हो? गुस्से से चिल्लाया। 2 टॉर्च की रोशनी के बाद एक गश्ती गाड़ी दीवार के पास रुकी और रोशनी दीवार पर इशिता मल्होत्रा के सामने थी। 2 मिनट बाद इशिता मल्होत्रा और झांग विशेष सहायक एक स्थान पर खड़े थे और उनके सामने 2 सुरक्षा गार्ड बिजली की छड़ें लिए खड़े थे। तुमने कहा था कि तुम यहाँ के मालिक हो। मालिक आधी रात को अपने घर की दीवार को पलटने के लिए क्या कर रहा है?
सुरक्षा गार्ड ने इशिता मल्होत्रा की ओर देखा। उसके हाथ में बिजली का डंडा आगे बढ़ने वाला था, लेकिन वह अभी भी गति से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि यद्यपि वह राख से सना हुआ था, उसके सुंदर चेहरे की विशेषताएं तुरंत वापस ले ली गईं। इशिता मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। मैं अपनी चाबियां भूल गया। अगर आपके पास चाबी नहीं है तो क्या आप अपने परिवार को फ़ोन नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि इस घर की दूसरी मंजिल पर रोशनी अभी भी चालू है। दो महिलाएं, मुझे नहीं लगता कि आप चोरों की तरह कपड़े पहनती हैं। हमारा सामुदायिक प्रबंधन बहुत सख्त है, आप अंदर कैसे आईं? इशिता मल्होत्रा ने फिर जोर देकर कहा, मैं यहाँ की मालिक हूँ। सुरक्षा गार्ड के बगल में बैठे साथी ने इशिता मल्होत्रा की तरफ देखा और झिझकते हुए पूछा, ये महिला, तुमने कहा था कि तुम घर की मालकिन हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे याद है कि इस घर का मालिक एक सज्जन व्यक्ति है। वह मेरे पति हैं, उनका उपनाम सू है। इशिता मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। सुरक्षाकर्मी ने वॉकी टॉकी पर जांच की, फिर वापस आकर अपने साथी से कहा, यहाँ का मालिक वास्तव में सू है। मैडम, चूंकि आपने कहा कि आप इस घर की मालकिन हैं, तो कृपया मिस्टर मल्होत्रा को फ़ोन करके पुष्टि कर लें। अगर कोई दिक्कत न हो तो आप अंदर जा सकती हैं, ठीक है? ये हमारा काम है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकती हैं। दूसरे पक्ष को इशिता मल्होत्रा की पहचान के बारे में निश्चितता नहीं है, इसलिए शब्द अभी भी विनम्र हैं। लेकिन जब इशिता मल्होत्रा ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। मैं इस समय राघव मल्होत्रा को कैसे कॉल कर सकता हूँ? वह अपने पति को आश्चर्यचकित करने के लिए दीवार फांदकर अंदर चली गई। अगर वह इस समय अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने पति को बुलाती, तो दो सुरक्षा गार्डों के सामने उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इशिता मल्होत्रा का रवैया देखकर सुरक्षा गार्ड को अचानक उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस महिला, आपने कहा कि आप मालिक हैं, लेकिन आप कोई सबूत नहीं दे सकती। अगर आप कहती हैं कि आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकती, तो आप नहीं कर सकती। फिर आप हमें दोष नहीं दे सकती, भले ही आप ऐसी न दिखें कि आपने अपने कपड़े पहने हों। ये चोर है, लेकिन आधी रात को दीवार फांदकर भागना बहुत संदिग्ध है। अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती, तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और पुलिस को इससे निपटने देना चाहिए। जब झांकते सुके ने सुना कि वह पुलिस को बुलाने जा रहा है, तो वह जल्दी में था। इशिता मल्होत्रा का एक अलग ही दर्जा है। अगर वो आधी रात को पुलिस स्टेशन में घुस जाए, कल को मीडिया के सामने भी आ जाए तो पता नहीं क्या क्या कहानियां गढ़ दी जाएंगी। इसलिए उसने जल्दी से मना लिया, मिस्टर यान, बस मिस्टर मल्होत्रा को फ़ोन कर दीजिए। नहीं, तुम लड़ नहीं सकते, इशिता मल्होत्रा ने दृढ़ता से कहा। वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उनकी बातें देखीं और उन्हें और अधिक संदेह होने लगा। मैडम, चूंकि आप फ़ोन नहीं करना चाहती, तो चलिए फ़ोन करके मालिक से बात कर लेते हैं। जब सुरक्षा गार्ड ने कहा कि वह वॉकी टॉकी का उपयोग करने जा रहा है, तो इशिता मल्होत्रा ने तुरंत कहा, आपको उससे संपर्क करने की भी अनुमति नहीं है। सुरक्षा गार्ड एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक रुक गया। इशिता मल्होत्रा लंबे समय से ऊंचे पद पर हैं और उनमें जोश भरा हुआ है। अभी जब उन्होंने मुंह खोला तो दोनों सुरक्षा गार्डों ने सहज रूप से मुंह खोला, लेकिन अब जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो उन्हें अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनमें से एक क्रोधी था और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, मैडम, अभिनय बंद करो। आपने कहा कि आप दोनों, आप इतने अच्छे दिखते हैं और आपका स्वभाव अच्छा है, गंभीर काम करने में क्या बुराई है? आपको चीजें चुराने के लिए अमीर इलाके में आना होगा। अब समुदाय की सुरक्षा बहुत सख्त है, जितना अमीर स्थान है उतनी ही कड़ी है। क्या आप मूर्ख नहीं हैं? ठीक है, चूंकि आप सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो चलिए पुलिस को बुलाकर समस्या का समाधान कर लेते हैं। राघव मल्होत्रा काफी देर से दीवार के अंदर से आवाजें सुन रहा था। उसने देखा कि दोनों सुरक्षा गार्ड पुलिस को बुलाने वाले हैं। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रुको। अध्याय 131 अमीर लोग वास्तव में खेलना जानते हैं। अचानक पांचवां व्यक्ति प्रकट हुआ और सबने उस ओर देखा। जब इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा को देखा तो अभी जो गति थी वह पानी की धुंध से बने बादल की तरह थी, और जब हवा चली तो ये सब फैल गया। वह वास्तव में अंदर जाने के लिए एक रास्ता खोजना चाहती थी। राघव मल्होत्रा मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकले, सीधे इशिता मल्होत्रा के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर नजर डाली जो दीवार पर चढ़ने के कारण बिल्ली की तरह लग रहा था। राघव मल्होत्रा धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर इशिता मल्होत्रा के कंधे पर डाल दी। राघव मल्होत्रा के कपड़े बड़े थे और उन्होंने इशिता मल्होत्रा को ढक लिया था, जिससे वह तुरंत एक खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची में बदल गई थी।
दोनों सुरक्षा गार्ड दंग रह गए और एक साथ राघव मल्होत्रा की ओर देखने लगे। मुझे खेद है, गलतफहमी हो गई थी, यह मेरी पत्नी है। दोनों सुरक्षा गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, यह महिला आपकी पत्नी है। मैं तो यही कहूंगा कि महिला का स्वभाव वाकई असामान्य लग रहा है। हाँ, ये गलतफहमी लगती है। बस मिस्टर मल्होत्रा, आप घर पर कौन सा खेल खेल रहे हैं? मैडम आधी रात को मुख्य द्वार से क्यों नहीं जाती और दीवार पर चढ़ना चाहती हैं? हम गश्त करते हैं और हम आमतौर पर समुदाय का प्रबंधन करते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा। इसलिए जब मैंने ये दृश्य देखा तो मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा का ठंडा हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए सुरक्षा गार्ड को समझाया, ये सही है, मेरी पत्नी और मेरे बीच रात को थोड़ा झगड़ा हुआ था। वह जल्दी में बाहर गई थी और अपनी चाबियां नहीं लाई थी। वापस आने में बहुत देर नहीं हुई है, बस। दोनों दोस्त हैं, आपको समझना चाहिए। दोनों पुरुष सुरक्षा गार्डों ने तुरंत सिर हिलाया और सहानुभूति के साथ कहा, ये पता चला है कि आप दोनों झगड़ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हमने महिला से आपको अभी फोन करने के लिए कहा, लेकिन महिला फोन नहीं करना चाहती है। हम आपको सत्यापित करने के लिए कॉल करना चाहते हैं। महिला, हमें लड़ने मत दो। जब राघव मल्होत्रा ने ये सुना तो उसने इशिता मल्होत्रा को देखा और उसकी आंखों में एक गहरा अर्थ था। पत्नी, तुम देखो, ये समय क्या है, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो और दोनों सुरक्षा भाइयों ने हमारे अपने मामलों को गलत समझा है। अपने आप से दरवाजा बंद करो और बाद में वापस जाओ, मैं तुम्हें खेलने दूंगा। राघव मल्होत्रा की बकवास और उसके अर्थपूर्ण हाव भाव सुनकर इशिता मल्होत्रा लगभग शर्म से पानी पानी हो गई। वह तुरंत घर भागना चाहती थी। बेशर्म। वाह, मैं एक आश्चर्य पैदा करना चाहता था, लेकिन अंत में यह एक डर में बदल गया और यह एक शर्मनाक डर था। बहुत बुरा। मेरे पति को अब तक तो पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है और उन्हें मजा आ रहा होगा। झांग टैसू के बगल में एक अंदरूनी सूत्र था और वह अपने स्वयं के राष्ट्रपति की वर्तमान मनस्थिति को जानता था। जब उसने यह आसन देखा, इसलिए उसने देखा कि गलतफहमी हल हो गई थी। इसलिए उसने तुरंत कहा, श्री मल्होत्रा, अध्यक्ष, चूंकि मामला सुलझ गया है तो मैं बस काम से छुट्टी लेती हूँ। राघव मल्होत्रा की नज़रें इशिता मल्होत्रा के चेहरे पर थीं और जब उसने ये सुना तो उसने एक क्षण के लिए झांग टैसुके की ओर देखा। खैर, देर हो रही है, जल्दी जाकर आराम करो। असिस्टेंट सक्सेना, आज रात वाकई कड़ी मेहनत वाली है। कल मेरे ऑफिस में आना, इसमें पुरस्कार हैं। झांग टैसुके जल्दी से खिसक गई। उसने कोई इनाम मांगने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखों से राष्ट्रपति का ऐसा शर्मनाक दृश्य देखा। उसने केवल यह आशा की कि वह साधारण समूह में काम करना जारी रख सके। उसे जाते देख दोनों सुरक्षा गार्डों ने सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे बहुत खेद है, वहाँ बहुत बड़ा उलोंग था। हमारे कैप्टन ने वॉकी टॉकी पर इसे सुना। उसने मुझे आपके पीछे आने को कहा। मैडम से इसकी भरपाई कर लो। मिस्टर मल्होत्रा, हमारे कैप्टन ने कहा कि आज बहुत देर हो चुकी है। वह कल हमें आपके और आपकी पत्नी के लिए व्यक्तिगत रूप से मुआवजा देने के लिए बुलाएंगे। इस समुदाय में रहने वाले लोग या तो अमीर हैं या फिर महंगे, और सुरक्षा गार्ड उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये जानते हुए कि इशिता मल्होत्रा वास्तव में परिचारिका है, कप्तान ने तुरंत उनसे माफी मांगने को कहा। लेकिन आज रात उनके साथ सचमुच अन्याय हुआ है। किसने सोचा था कि अमीर लोग इस तरह खेलना पसंद करेंगे? बिना दरवाजे से गुजरे अपने घर वापस चले जाओ और आधी रात को दीवार फांद कर वापस चले जाओ। राघव मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह इशिता मल्होत्रा की ओर देखने के लिए मुड़ा। पत्नी, आप इस परेशानी के लिए दोनों सुरक्षा भाइयों को दोष नहीं देती, ठीक है? क्यों न हम इसे भूल जाएं? इशिता मल्होत्रा ने अपना गला साफ किया और शर्मिंदा होकर कहा, कोई बात नहीं, आप भी तो काम कर रहे हैं। ये बस एक गलतफहमी है। आपको व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है। वह बस जल्दी से घर जाना चाहती है और खुद को ढकने के लिए एक रजाई ढूंढना चाहती है। कृपया बातचीत बंद करें। ये तो बड़े पैमाने पर सामाजिक मृत्यु का दृश्य है। राघव मल्होत्रा को इशिता मल्होत्रा का मूड बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। न केवल वह तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि आगे बोला, दोनों छोटे भाई इतने कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार हैं। हम मालिक बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। आज की बात गलतफहमी की है, भूल जाओ। जब सुरक्षा गार्ड ने यह सुना तो उसने तुरंत कहा, मिस्टर मल्होत्रा और मैडम वाकई बहुत बड़े हैं और हम वाकई लापरवाह हैं। लेकिन मैडम और मिस्टर ने झगड़ा किया। इस जोड़े ने बिस्तर के सिरहाने पर झगड़ा किया और बिस्तर के अंत में झगड़ा किया। इसलिए अगली बार दीवार के ऊपर मत जाओ।
हम इस बड़ी रात में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं और यह सौभाग्य की बात है कि हमने अभी कुछ नहीं किया। अगर आपने महिला को चोट पहुंचाई तो यह एक बड़ा पाप होगा। राघव मल्होत्रा ने बार बार सिर हिलाया, जाहिर तौर पर सुरक्षा गार्ड से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें इशिता मल्होत्रा को देखकर मुस्कुराती रहीं। दोनों छोटे भाई सही हैं, मैं वास्तव में आज रात के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। ये सब मेरी गलती है और मेरी पत्नी दुखी है। इशिता मल्होत्रा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राघव मल्होत्रा से आंखें मिलाने से इनकार कर दिया। बदबूदार पति, वह ऐसा क्यों कह रहा है कि वह हंस नहीं रहा है? वह तो स्पष्टतः उस पर हंस रहा है। जब दो छोटे सुरक्षा गार्डों ने सुना कि मालिक ने क्या कहा तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, श्री मल्होत्रा गंभीर हैं, हम अभी भी आज रात की स्थिति का पता नहीं लगा पाए हैं। दोनों मालिकों के हित को परेशान कर रहे हैं और देर हो रही है, इसलिए हम नहीं करेंगे। मुझे माफ करें, कृपया वापस आएं। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा को पकड़ते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम पहले वापस चलेंगे, तुम लोग व्यस्त रहो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, इशिता मल्होत्रा तेजी से कमरे में आ गईं। जब दोनों नन्हे सुरक्षा गार्डों ने देखा कि राघव मल्होत्रा बाहर रह गए हैं तो वे मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर मल्होत्रा, लगता है आपको अभी भी मिसेज को मनाना पड़ेगा। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए इशिता मल्होत्रा की पीठ की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, हाँ, मुझे आज रात अच्छे से मनाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो तुम दोनों, मैं वापस जा रहा हूँ। राघव मल्होत्रा के बोलने के बाद वे भी सदन में आ गए। प्रवेश द्वार से दो जूते गायब थे, संभवतः इसलिए क्योंकि मालिक बहुत तेजी से चला गया था और उसे इसका पता नहीं चला। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा के जूते छांटे, अपनी चप्पलें पहनी और लिविंग रूम में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला, इसलिए वह सीधे दूसरी मंजिल पर स्थित बेडरूम में चला गया। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसे पकड़ लिया गया। इशिता मल्होत्रा दरवाजे के पीछे छिप गई और जब राघव मल्होत्रा बिना तैयारी के अंदर आया तो उसने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली, एक हाथ से उसे जकड़ लिया और दूसरे हाथ को उसके सिर पर दबा दिया, जिससे राघव मल्होत्रा पीछे मुड़कर न देख सके। इस समय कमरे में और कोई नहीं था और राघव मल्होत्रा आखिरकार जोर से हंस सका। हा 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 हा, मत हंसो, इशिता मल्होत्रा गुस्से से चिल्लाए।